गुड मॉर्निंग एमएससी फाइनल के सभी स्टूडेंट्स जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और डिस्कनेक्शन अप्रोच की स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के वीडियो में अपन ने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की थ्योरी, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, मेटास्टेबल आयन, इनकी स्टडी की है। आज जो स्टडी करते हैं वो है जनरल मोड्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उस पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग से फ्रेगमेंटेशन होता है और फ्रेगमेंटेशन से कैटाइन्स और रेडिकल कैटाइन्स बनते हैं और वो डिटेक्टर तक पहुंचकर उनका अपन मास स्पेक्ट्रा लेते हैं। ओके, यहां पर कोई भी मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन चैम्बर में जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो वो फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से होते हैं, क्या क्या मोड्स हैं और किन किन मोड्स के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स है उसका फ्रेगमेंटेशन होकर कैटाइन और रेडिकल कैटाइन बनते हैं। आज ये अपन देखते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं जनरल फ्रेगमेंटेशन मोड्स। जनरल फ्रेगमेंटेशन मोड में ये देखेंगे कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स के आयनाइजेशन चैम्बर में फ्रेगमेंटेशन से रेडिकल बनते हैं और आयन बनते हैं। ठीक है, रेडिकल बनेंगे और क्या बनेंगे, आयन बनेंगे। किसी भी जो मॉलिक्यूलर आयन है और मॉलिक्यूलर आयन का फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता है तो, या किसी मॉलिक्यूल्स का फ्रेगमेंटेशन होता है तो यहां पर जो फ्रेगमेंटेशन है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो फ्रेगमेंटेशन है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड्स करता है, दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक है स्टेबिलिटी ऑफ आयन और दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक स्टेबिलिटी ऑफ आयन और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ आयन और स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स, इसमें आप इसको थोड़ा सा यूं समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और उसके फ्रेगमेंटेशन से ये रेडिकल कैटाइन्स बन रहा है और फिर इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है और फर्दर फ्रेगमेंटेशन से यहां पर आयन बन रहा है और यहां पर मान लीजिए रेडिकल बन रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये आयन है और ये रेडिकल है तो इसका फ्रेगमेंटेशन इस बात पर डिपेंड करता है, यदि मान लीजिए यहां पर इस आयन की स्टेबिलिटी अधिक है, यदि इस आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो यहां पर जो फ्रेगमेंटेशन होगा वो फास्ट होगा और इसकी रिलेटिव अबंडेंस है वो ज्यादा होगी। या फिर यूं कहें कि जैसे मान लीजिए कोई रेडिकल है और उस रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा है तब भी फ्रेगमेंटेशन है वो क्या होगा, फास्ट होगा। क्योंकि आप जानते हो कि फ्रेगमेंटेशन, आफ्टर द फ्रेगमेंटेशन जो स्पीसीज बनती हैं, यदि उन स्पीसीज का स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो रेट ऑफ फ्रेगमेंटेशन है वो भी फास्ट होगा और फास्ट होने के साथ साथ जिन आयंस की और जिन, यहां पर देखिए अपन ये और देखते हैं कि जो रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स का तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा डिटेक्ट होता ही नहीं है ना, तो फिर किसका होता है, कैटाइन्स का होता है। तो यहां पर यदि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये जो कैटाइन्स है, इस कैटाइन्स की रिलेटिव अबंडेंस है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी।
ठीक है। तो कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है उसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन है वो कितना होता है, कितना फास्ट होता है या कितना स्लो होता है। और आफ्टर फ्रेगमेंटेशन के बाद में जो आफ्टर फ्रेगमेंटेशन जो रेडिकल कैटाइंस बनते हैं, जो कैटाइंस बनते हैं, तो उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी ज़्यादा होगी या उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी कम होगी, ये भी उस कैटाइंस और उस रेडिकल कैटाइंस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहां पर जो भी अपन फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे, आगे अपन 1 बाय 1 अलग अलग कंपाउंड्स का फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे अभी, है ना। जैसे एल्केन का फ्रेगमेंटेशन, एल्काइंस का, एल्कीन का, एल्किल हैलाइड का, एल्कोहल, ईथर, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एस्टर, इन सभी का फ्रेगमेंटेशन है। और इन सभी का जो फ्रेगमेंटेशन है उसका जो बेस है वो बेस यही है कि जो भी कैटाइंस हैं या रेडिकल कैटाइंस हैं वो कितने स्टेबल हैं, उनकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उनकी रिलेटिव अबंडेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। और आप ये पढ़ चुके हैं बेस पीक के बारे में कि जिनकी रिलेटिव अबंडेंस बहुत ज़्यादा होती है उनकी जो टालेस्ट पीक आती है, सबसे लंबी पीक आती है मास स्पेक्ट्रा में, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, बेस पीक बोलते हैं। ठीक है, और रिलेटिव जो बेस पीक होती है उसकी रिलेटिव अबंडेंस अपन 100% मानते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है कि यहाँ पर अपन देखेंगे कि रिलेटिव अबंडेंस है वो उसी की ज्यादा होगी जिस कैटाइन और रेडिकल कैटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये जो फ्रेगमेंटेशन का जो मोड्स है ना, कि कहाँ से फ्रेगमेंटेशन होगा और कहाँ कहाँ से फ्रेगमेंटेशन की पॉसिबिलिटी है, तो वहां ही फ्रेगमेंटेशन होगा जहां पर स्टेबल आयंस बनेंगे, स्टेबल रेडिकल बनेंगे। ठीक है, तो ये इसका बेस है और फिर यहाँ पर इसके आगे स्टडी करते हैं। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर जो फ्रेगमेंटेशन है वैसे तो अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग चीजें लागू होती हैं, परंतु यहाँ पर जो मेजर जो चीजें हैं वो 2 प्रकार के फ्रेगमेंटेशन हैं। जैसे होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन और दूसरा है हेटेरोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन। होमोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन और हेटेरोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन आपने पढ़ रखा है कि होमोलाइटिक में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका इक्वल डिवाइड होता है और हेटेरोलाइटिक में इक्वल डिवाइड नहीं होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज है, इसमें अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग मोड्स हैं ना, वो उसकी स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जैसे अपन देखते हैं मोड फर्स्ट, मोड फर्स्ट में यहां पर मोड फर्स्ट जो फ्रेगमेंटेशन का जो वे है वो उन कंपाउंड्स के लिए है जिन कंपाउंड्स में हेटेरो एटम है वो कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो, है ना। जिनमें हेटेरो एटम है वो कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो, और सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या आएंगे, एल्कोहल्स, और क्या आएंगे, ईथर, और क्या, एमीन। तो एल्कोहल, ईथर और एमीन इसके अंदर हेटेरो एटम से सिंगल बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे आप इसमें देखिए, जैसे आर, सी, एच, ओ एच और ये आर, यहां पर ये है, ये एल्किल पार्ट है, ये जो है ये भी एल्किल पार्ट है। यहां पर इनको दोनों को अपन ने क्या कर दिया, डिफरेंस शो कर दिया, यहां पर आर और क्या लिख दिया, आर डैश। तो ये डिफरेंस है, उसका मतलब ये है कि ये जो एल्किल पार्ट है ये बिगर एल्किल पार्ट है और ये जो है ये स्मॉल एल्किल पार्ट है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एथिल है तो ये प्रोपिल है, या ये मैथिल है तो ये एथिल है, या यूं कहें दीजिए आप कि दोनों जो एल्किल पार्ट हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल के अलावा अभी आपने देखा कि जैसे आर ओ
RCH2O CH2 R डैश ईथर, दूसरा अपन RCH NH2 R डैश एमीन। तो इनके अंदर जो मोड फर्स्ट है वो उन कंपाउंड्स के अंदर है जिन कंपाउंड्स के अंदर हेटेरो एटम इज अटैच्ड टू कार्बन एटम बाय सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर हेटेरो एटम सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन एटम से अटैच है। यहां पर देखिए ईथर के अंदर, यहां पर देखिए एमीन के अंदर। तो जिनमें इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है कंपाउंड्स की, जिनमें हेटेरो एटम सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से अटैच होता है, उन कंपाउंड्स का जो फ्रेगमेंटेशन है वो इस मोड फर्स्ट के द्वारा होता है, और उसमें जो फ्रेगमेंटेशन है वो एक तरीके से होमोलाइटिक क्लीवेज है। यहां पर अपन देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है, और फ्रेगमेंटेशन होने के पश्चात जो रेडिकल आयंस प्राप्त होते हैं, रेडिकल कैटायंस प्राप्त होते हैं, उनमें किनकी बेस पीक होती है। ठीक है, तो जैसे पहले आप देख लीजिए एल्कोहल्स के लिए, एल्कोहल के लिए आप देखेंगे तो यहां पर यूं देखिए RCHOH और ये इस तरीके से। ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, और देखिए यहाँ जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पर RCH और ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकला है ना, तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग के फलस्वरूप यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, और यहाँ पर ये R डैश, ये जो है ये मोलिकुलर आयन पीक है, मोलिकुलर आयन है। ठीक है, इस मोलिकुलर आयन का फर्दर फ्रेगमेंटेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। यहाँ पर इस बॉन्ड का भी क्लीवेज हो सकता है, इस बॉन्ड का भी क्लीवेज हो सकता है, परंतु यहाँ पर देखिए अभी अपन ने शुरू में जब जनरल फ्रेगमेंटेशन ऑफ मोड की चर्चा की थी तो अपन ने शुरू में इस बात की चर्चा की थी कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो कौन सा फ्रेगमेंटेशन फास्ट होगा, किस फ्रेगमेंटेशन के फलस्वरूप बने आयंस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो रेडिकल्स है या जो कैटायंस है और जो रिमेनिंग रेडिकल्स है उसमें किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये जो R डैश है ये एक बिगर एल्किल पार्ट्स है, ये आपने शुरू में बताया था ना, ये बिगर एल्किल पार्ट्स है, और R है वो स्मॉल एल्किल पार्ट्स है। तो जब भी फ्रेगमेंटेशन होता है तो इस बात को प्रेफरेंस दी जाती है, इस बात को प्रेफरेंस दी जाती है कि जो बिग एल्किल पार्ट्स है उसका फ्रेगमेंटेशन है वो मोर इजी होगा। क्यों? क्योंकि जो बड़ा एल्किल पार्ट है, ठीक है, जो बिगर एल्किल पार्ट्स है उस वो एल्किल जो बिगर एल्किल पार्ट्स है वो फ्रेगमेंटेशन के पश्चात रेडिकल बनेगा, और उस रेडिकल की स्टेबिलिटी स्मॉल एल्किल पार्ट के तुलना में, कंपैरिजन में बिगर एल्किल पार्ट का जो रेडिकल है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, और आपने देखा होगा कि स्टेबिलिटी है वो किस किस बातों पर डिपेंड्स करती है, जैसे रेजोनेंस के ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, इनकी पोलरिजिबिलिटी के ऊपर, इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड्स करती है। ठीक है, तो ये मैं जो बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए ये यहां पर ऐसे और ये इस तरीके से होमोलाइटिक क्लीवेज, इस बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। तो यहां पर आप क्या होएगा, RCH ये इलेक्ट्रॉन्स और इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन से यहां पर क्या हो गया, बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन पर के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्लस यहां पर R जो है ये रेडिकल्स। मैं अभी बात की थी ना ये जो बिगर एल्किल पार्ट्स की, तो देखिए ये एल्किल पार्ट्स है, ये यहां से इसका क्लीवेज हो रहा है और ये रेडिकल बन रहा है। ठीक है, तो ये
बड़ा एल्किल ग्रुप है, तो बड़ा एल्किल ग्रुप है तो ये जो रेडिकल्स होगा इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और ये जो रेडिकल होगा ये आर रेडिकल बने ना, यदि अपन इधर से इसको ऐसे कर दें यहां पर और यहां पर, तो आर रेडिकल बनेगा। ये बॉन्ड तो ऐसे कैसे रहेगा, यदि ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है उस कंडीशन में क्या बनेगा, यहाँ पर सी एच डबल बॉन्ड ओ एच आर डैश, ठीक है, और यहां पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस आर रेडिकल्स, ठीक है। यदि अपन इस बॉन्ड को क्लीवेज करते हैं तो अपने को इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन प्राप्त होता है, और यदि अपन इस बॉन्ड का क्लीवेज करते हैं तो अपने को इस तरीके से जो आयन्स हैं वो प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये आयन्स प्राप्त होंगे, ये आयन प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर ये जो रेडिकल है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण से यहाँ पर यूं कहेंगे कि ये जो है इस बॉन्ड का क्लीवेज है वो फास्ट होगा, और ये जो आयन है, ये जो कैटाइन है जिसका डिटेक्शन अपन मास स्पेक्ट्रोमीटर में कर सकते हैं, इस कैटाइन की रिलेटिव अबंडेंस है वो ज्यादा होगी, वो मोर होगी, ठीक है, जबकि इसकी बजाय, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रेगमेंटेशन है, यहाँ पर जो क्लीवेज है, वो क्लीवेज अपन इसके अकॉर्डिंग करते हैं, इसके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख रहे हो कि जब भी किसी अपन एल्कोहल्स का फ्रेगमेंटेशन करवाते हैं तो यहाँ पर जो अल्कोहल के फ्रेगमेंटेशन से जो अपने को कैटाइन्स प्राप्त होता है, और जिस कैटाइन की अपने को बेस पीक प्राप्त होती है वो कैटाइन ये होता है, ठीक है। तो किसी भी अपन अल्कोहल्स का अपन फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे तो इस तरीके से अपने को कैटाइन प्राप्त होगा, और इस ये जो कैटाइन है ये उसकी बेस पीक होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इस प्रकार से अपन अल्कोहल में मोड फर्स्ट के द्वारा, जिसमें हेटेरो एटम है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन एटम से अटैच है, उसको मोड फर्स्ट के द्वारा अपन फ्रेगमेंटेशन करवा रहे हैं, और उसका एक एग्जांपल अपन ने अल्कोहल पढ़ लिया है, ओके। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा देखते हैं, दूसरा जो यहाँ पर है वो है ईथर। ईथर के अंदर आप देख रहे हैं कि ईथर के अंदर भी जो हेटेरो एटम ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड से कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये बात बार बार बता रहे हैं ना, एक बार बता चुके हैं सारी बातें। यहाँ पर इसको भी अपन देख लें, जैसे ये R और यहाँ पर ये क्या है CH2, ये O, और यहाँ पर ये CH2 और ये R डैश, ओके। ये क्या है ईथर है, ठीक है। और ईथर में ऑक्सीजन की जो दोनों वैलेंसी हैं वो दोनों वैलेंसी ही एल्किल सब्स्टिट्यूट के द्वारा अटैच होती हैं। यहाँ पर वही बात R डैश है वो बिग एल्किल सब्स्टिट्यूट है, और यहाँ पर जो R है वो स्मॉल एल्किल सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर इसके अंदर भी जब ईथर है उस ईथर पर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करवाते हैं, तो यहाँ पर बम्बार्डिंग करवाएंगे तो आप यूं देखिए इस तरीके से अपने को मोलिकुलर आयन हैं वो प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं उस लोन पेयर्स में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, और उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और बाकी ये जो CH2 और यहाँ पर ये क्या है R डैश। तो इस तरीके से मोलिकुलर आयन प्राप्त होगा। यदि इस मोलिकुलर आयन है, इस मोलिकुलर आयन का फर्दर फ्रेगमेंटेशन करें तो आपको ये बताया हुआ है कि जो मोर प्रेफरेंस है, ठीक है, किसकी बॉन्ड क्लीवेज की, वो किसकी होगी बिगर एल्किल सब्स्टिट्यूट की होगी। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो बिगर एल्किल सब्स्टिट्यूट है वो मोर प्रेफरेंस है उसके क्लीवेज की। तो यहाँ पर ये जो है इसको अपन यूं कह सकते हैं, ये जो है तो ये इस तरीके से ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन होगा, और इस बॉन्ड के होमोलाइटिक क्लीवेज और होमोलाइटिक फ्रेगमेंटेशन के द्वारा यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। और ये जो R डैश है जो रिमेनिंग पार्ट है, और वो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है रेडिकल है, वो रेडिकल फॉर्मेशन होता है। और चूंकि ये बिग साइज में है, एल्किल सब्स्टिट्यूट बिग साइज में है, और बिग साइज में होने के कारण से इसकी स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, और स्टेबिलिटी ज्यादा होने के कारण से ये यहाँ से इजीली क्लीवेज हो जाता है इसका। और यहाँ पर जो रिजल्टेंट जो कैटाइन बनता है जिसका मास स्पेक्ट्रोमीटर में डिटेक्शन होता है, वो जो कैटाइन है वो कैटाइन है RCH2O
प्लस ये इस तरीके से, ये एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ ही गए ना ये, और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो यहाँ पर ये, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 प्लस R डैश रेडिकल्स। तो यहाँ पर इस तरीके से अपने को ये कैटाइन प्राप्त होता है मॉलिक्यूलर आयन के फर्दर फ्रेगमेंटेशन से, और जो बेस पीक आती है वो इसी कैटाइन्स के कारण से, ईथर के इसी कैटाइन्स के कारण से अपने को बेस पीक है वो प्राप्त होती है। उसके बाद में तीसरा जो थर्ड एग्जाम्पल है, वो थर्ड एग्जाम्पल अपन लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है वो किसका होगा? एमीन का होगा। एमीन में भी आप देख रहे हो, वही बात मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूं कि एमीन के अंदर भी नाइट्रोजन है वो एक हेटेरो एटम है, और वो हेटेरो एटम है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन एटम के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो मोड ऑफ फ्रेगमेंटेशन है वो भी यही रहेगा, और यही रहेगा तो अपने को इसी प्रकार से इसका फ्रेगमेंटेशन करते हैं जिस प्रकार से अपन ने एल्कोहल्स के अंदर और ईथर के अंदर फ्रेगमेंटेशन किया है। ओके, यहां पर यही एग्जांपल लेंगे, तो यहां पर आप देखिए R, और R का ये क्या है CH, और यहां पर NH2, ठीक है, यहां पर R डैश। ओके, यहां पर आप देख रहे हो कि यहां जैसे अल्कोहल में जो लोन पेयर हैं वो कहां पर हैं? ऑक्सीजन के ऊपर हैं, और ईथर के अंदर भी जो लोन पेयर हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर हैं, और यहां पर जो एमीन होगा उसके अंदर लोन पेयर आप जानते ही हो कि नाइट्रोजन एटम के ऊपर स्थित होते हैं। ठीक है, और यहां पर भी आयनाइजेशन चैम्बर में वो ही इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन तो ये है ही, एक इलेक्ट्रॉन्स, और तो यहां पर RCH, और ये क्या है R डैश, और यहां पर NH2, और यहां पर लोन पेयर था ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसकी जगह तो क्या है प्लस, और दूसरे की जगह क्या आ गया एक इलेक्ट्रॉन्स। ये तो मॉलिक्यूलर आयन। अब यहां पर क्लीवेज होगा, तो इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा या इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा? यहां पर आपने पढ़ चुका है कि यहां पर इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, क्योंकि ये जो R है सब्स्टिट्यूट है, ये बिगर एल्किल सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर, यहां पर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहां पर देखिए ये जो बॉन्ड है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है, और यहां पर ये R, ये CH, यहाँ ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ देखिए ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स तो चला ही गया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स और आ ही गया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण से यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर केवल जो रिमेनिंग जो चार्ज है वो कौन सा रहेगा? पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव। ठीक है, प्लस यहाँ पर R डैश है वो यहाँ पर रेडिकल्स। तो ये जो है ये अपने को कैटाइन प्राप्त होगा, और इसी कैटाइन्स के कारण से एमीन में जनरली शब्द यूज कर रहा हूं मैं यहाँ, जनरली इसके कारण से ही बेस पीक है वो प्राप्त होती है। ठीक है, तो एल्कोहल्स में इस कैटाइन्स की बेस पीक आएगी, ईथर में इसकी बेस पीक आएगी, और एमीन के अंदर इसकी बेस पीक आएगी। और इनकी बेस पीक आने का मतलब यह है कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा है, और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इनकी रिलेटिव अबंडेंस भी ज्यादा होगी, और रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होगी तो इनकी जो बेस पीक है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर जो जनरल फ्रेगमेंटेशन मोड है उसके अंदर ये मोड फर्स्ट है, उसकी आपने स्टडी कर ली है। कल नेक्स्ट वीडियो में, कल ही बनाते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में मोड सेकंड की चर्चा करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।